हेलो साथियों, नमस्कार। एग्जाम दृष्टि आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आपका सपना है सिविल सेवक बनने का, यदि आपका सपना है आईएएस बनने का, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस पूरा वीडियो को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इस एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा, साथ साथ में इसके लिए कौन सी किताबें पढ़नी है वो भी पता चल जाएगा, और तैयारी कैसे करें वो भी पता चल जाएगा। जरूरी है कि आप इस पूरी वीडियो को देखें। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आपको एक ऊपर नंबर दिख रहा है 7011127226, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि आखिर इस परीक्षा में कितने चरण होते हैं और ये परीक्षा कराता कौन है। इस परीक्षा को कराता है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग। इस परीक्षा को कंडक्ट कराता है। इस परीक्षा के माध्यम से हम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य पोस्ट पर भी जा सकते हैं, जैसे आईआरएस हो गया, आईआरटीएस हो गया और अन्य। तो बहुत सारी पोस्ट इस एग्जाम में शामिल होती हैं और प्रमुख तौर पे ऑल इंडिया सर्विसेज भी इसमें शामिल होती हैं। अब इस एग्जाम के कितने चरण होते हैं और एग्जाम किस तरीके से होता है, आइए हम देखते हैं। ये एग्जाम मुख्यतः 3 चरणों में होता है, जिसे हम लोग प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। इसे हम शॉर्ट में लिखें पीटी, और मेंस और इंटरव्यू। इस परीक्षा को 3 चरणों में कंडक्ट कराया जाता है। अब इन 3 चरणों की कहानी क्या है, कितने कितने नंबर का क्या क्या एग्जाम होंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं। प्रीलिम की जब हम बात करते हैं तो प्रीलिम में आपके 2 पेपर होंगे। प्रीलिम में आपके 2 पेपर होंगे। एक होगा आपका जीएस का, यानी जिसे हम लोग जनरल स्टडी बोलते हैं, और एक होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसेट का पेपर होता है। जीएस में आपसे सामान्य तौर पे वही विषय पूछे जाते हैं जो कि जनरल स्टडी से जुड़े हुए हैं, और वही विषय मेंस में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, और इसके अलावा जो है करेंट अफेयर्स, आईआर इत्यादि। ये मुख्य तौर पे ये विषय पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जीएस का पेपर कितने नंबर का होगा, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि जीएस का पेपर जो है ये 200 अंकों का होता है। 200 अंकों का होता है, और इसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है इस पेपर को कंडक्ट करने के लिए या आपको कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद सीसेट का पेपर भी 200 नंबर का होता है, और 200 नंबर में से आपको 80 क्वेश्चंस यहां पे दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, और इस क्वेश्चन को इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना होता है, यानी कि आपको केवल 33.33% मार्क्स लाने होते हैं, जिसके हिसाब से लगभग देखते हैं तो लगभग 27 क्वेश्चन यदि आपके ठीक हैं, सही हैं पूरी तरीके से, तो आपके लिए सी सेट आपका क्वालिफाई हो जाता है। यानी 80 में से आपके 27 क्वेश्चन सही होना कंपलसरी है, जरूरी है, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि इस प्रीलिम की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है, वो भी 1/3 की, यानी 1/3 की। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि यदि आपने कोई प्रश्न गलत कर दिया तो आपके सही उत्तर में से 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। अब आगे चलेंगे। ये तो बात हो गई प्रीलिम की। दूसरी बात करते हैं मेंस की। मेंस में इसमें आपके सभी वो विषय भी पूछे जाते हैं जो जीएस में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स यहां पे पूछे जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस, टेक। ये तो सब पूछा ही जाना है जो पीटी में पूछा जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी और विषय भी पूछे जाते हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज, इंडियन सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, और जैसे कि आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट और एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का पेपर अलग से होता है। तो इस तरीके से जीएस की बात करें, मेंस के जीएस की बात करें तो मेंस के जीएस के 4 पेपर होंगे आपके, ठीक है, और हर पेपर के लिए आपको 250 नंबर दिए जाएंगे। मतलब 250 नंबर के 4 पेपर होंगे, और इस तरीके से आप देखोगे कि जीएस यहां पे 1000 नंबर की जीएस आपसे पूछी जा रही है 4 पेपर में। इसे पेपर फर्स्ट कहते हैं, इसके पेपर सेकंड कहते हैं, इसे थर्ड और इसे फोर्थ। इस तरीके से 4 पेपर होते हैं 250 नंबर के। इसका मतलब 1000 नंबर के आपके ये हो गए। उसके बाद मेंस की परीक्षा में जब हम बात करते हैं
तो इसके अलावा और क्या पूछा जाता है, तो इसमें आपको एक ऑप्शनल का चयन करना पड़ता है, एक वैकल्पिक विषय का चयन करना पड़ता है, और वैकल्पिक विषय से भी 2 पेपर पूछे जाते हैं, यानी इसके 2 पेपर होते हैं। उनकी भी जो अंकों के हिसाब से देखें तो 250 अंकों का उनका वेटेज होता है। तो ये 250 अंकों का ये और 250 अंकों का ये, यानी ये 1500 नंबर का ये पेपर हो गया। उसके अलावा फिर आपसे एक निबंध पूछा जाता है, जैसे हम लोग ऐसे राइटिंग कहते हैं, ऐसे कहते हैं। सो ऐसे का एक पेपर होगा जो भी 250 अंकों का होगा। इसमें आपको 2 ऐसे लिखने होंगे, 2 निबंध आपको लिखने होंगे। 125 नंबर के 2 निबंध होंगे, आपको ये लिखने होंगे। तो ये हो गया हमारा ऐसे राइटिंग। इस तरीके से हम देखते हैं तो 1000 और 500 और ये 1700 टोटल हो जाता है। 1750 का ये मेंस हो जाता है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू। इसके बाद इंटरव्यू, इसमें मेंस में 2 पेपर और होते हैं खैर, जैसे कि एक होता है आपसे आपकी लैंग्वेज का, जिस भी भाषा में आप सहज हैं वो आप लैंग्वेज ले सकते हैं। एक तो लैंग्वेज का पेपर और एक इंग्लिश कंपलसरी पेपर होता है। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, इनके नंबर जुड़ते नहीं है, इनके नंबर जुड़ते नहीं है। लैंग्वेज की जगह पे जैसे आप हिंदी ले सकते हैं यदि आप हिंदी माध्यम से हैं तो लैंग्वेज और एक इंग्लिश, 2 आपके जो है पेपर होने जरूरी है। ये क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, जैसे मैंने बोला आपसे, इनके मार्क्स आपके जो मेरिट होती है उसमें नहीं जोड़े जाएंगे। ये भी 300 नंबर के पेपर होता है, ये 300 और ये भी 300 मार्क्स का पेपर होता है। और इसके मार्क्स लेकिन मेंस के जो फाइनल लिस्ट बनती है, जो इंटरव्यू के लिए रिकमेंडेड होते हैं बच्चे, उनके लिए ये नंबर जोड़े नहीं जाते। क्वालिफाई करना जरूरी है, क्योंकि एक सिविल सेवक से ये उम्मीद रखी जाती है कि आपको इतनी चीजें आनी चाहिए। उसके बाद आपसे 275 नंबर का आपसे एक इंटरव्यू होता है। 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, और जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है सिलेक्शन में। 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, और 275 और 1750 को यदि हम जोड़ते हैं तो ये हमारा होता है 2025 नंबर का पूरा एग्जाम है। और 2025 नंबर में से यदि आपके 700 नंबर से ऊपर आ जाते हैं तो बड़े आराम से आपको अच्छी पोस्ट मिल जानी है। ठीक है, सिलेक्शन तो पक्का हो जाना है। ये हो गई बात हमारी इस एग्जाम के पैटर्न की। अब बात आती है कि हम यूपीएससी के लिए क्या पढ़ें। यूपीएससी प्रीलिम पहला चरण है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रीलिम क्वालिफाई करेगा तभी उसको मेंस देने के लिए दिया जाएगा। प्रीलिम के नंबर भी किसी परीक्षा, यदि मैं पूरी परीक्षा की प्रक्रिया देखें तो उस प्रक्रिया में फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़ा जाता है प्रीलिम के मार्क्स, बस केवल और केवल वो नंबर होते हैं कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं। आपका एक गेट है जिसके लिए, जहां से आपको एंट्रेंस दिया जा रहा है, और अब आप मेंस दे सकते हो। ये इस तरीके से बात समझिए इसको। उसके बाद आपको यहां पे 225 में से ज्यादा नंबर लाने हैं, लेकिन अब इसके लिए कौन सी किताबें पढ़ें ये बहुत जरूरी है। सो आइए हम समझते हैं कि आखिर यदि हम प्रीलिम की तैयारी करें, यूपीएससी प्रीलिम की तैयारी करें, तो प्रीलिम के लिए कौन कौन सी किताबों की आवश्यकता है। एक एक विषय के हिसाब से चलते हैं कि कौन कौन सी किताबों की जरूरत है हमारी प्रीलिम की तैयारी के लिए। सो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री के लिए। आखिर हम हिस्ट्री के लिए क्या क्या पढ़ें, जैसे कि हमारे यूपीएससी के जो एग्जाम होने वाला है और उसमें हमारी पीटी में सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएं। तो एक एक करके देखेंगे। जैसे मैंने बोला, पहला आप देख रहे हैं कि हमें पढ़ना है स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष। ये बिपिन चंद्रा की एक किताब आती है, ये जरूर पढ़ना है। और एक स्पेक्ट्रम भी आती है, ये दोनों किताब आप ले सकते हो। बिपिन चंद्र किताब जो है वो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट बनाती है, और स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट प्लस फैक्चुअल दोनों चीजें उसमें शामिल हैं। सो आप ये किताब ले सकते हैं। उसके बाद एक और किताब लेनी है जो कि आर्ट एंड कल्चर को कवर करेगी, यानी संस्कृति को आपको पढ़ना है। तो ये इसके लिए एक नितिन सिंघानिया के द्वारा लिखित एक किताब है, इस किताब को ले लेना है कल्चर के लिए। आप बोलेंगे तुरंत दे देगा। बाकी जो यदि मैं बोलूं कि एनसीईआरटी में, तो इसमें 2 एनसीईआरटी प्रमुखता से पढ़ना है। एक तो एनसीईआरटी 11th की और एनसीईआरटी 12th की। सो एनसीईआरटी 11th और 12th की दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहां से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। ये आप ले सकते हैं आराम से, किसी भी स्टोर पे, बुक स्टोर पे आपको ये सब मिल जाएगा। अब उसके हम बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है। तो ज्योग्राफी के लिए एक किताब आती है जीसी लियोंग, एक तो जीसो लियोंग पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी आपको पढ़ना है 6 से लेकर के 10th तक की पुरानी वाली, और साथ साथ में जो नए सिलेबस के हिसाब से 11th और 12th की एनसीईआरटी है वो पढ़ना है। आप समझ रहे हैं मैंने क्या बोला, कि ज्योग्राफी में आपको 6 से लेकर के 10th तक की पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी है, और
11th और 12th की नई एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपके पास एक एटलस होना चाहिए, स्टूडेंट एटलस हो या जो ओरिएंट ब्लैक स्वान की वो एटलस हो, कोई एक एटलस आपके पास होना जरूरी है। एक एटलस आपके पास होना जरूरी है जहां से आप पूरी दुनिया को देख पाएं, नक्शे देख पाएं, कहां पे क्या है, मैप देख पाएं, मैप में लोकेशन देख पाएं अलग अलग चीजों की, तो इसलिए जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है एम लक्ष्मीकांत, वो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटीज है वो जरूर पढ़ना है। दो चीजें जरूर पढ़ना है। देखो, इन सब के साथ आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, याद रखना, करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इकोनॉमी में। इकोनॉमी में हम इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह है, एक बुक का नाम है, रमेश सिंह सर ने लिखी है किताब। ये किताब आप परचेज कर सकते हो, ये सारी स्टैंडर्ड बुक्स है, इसको आपको ले लेना है। उसके बाद आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये किताब है, एक जैन एंड ओहरी साहब लिखते हैं, ये किताब आपको जरूर ले लेना है। तो ये दो किताबें आपके लिए जरूरी हैं और एनसीईआरटी यहाँ पे 11th क्लास की ही सफिशिएंट है, आप इकोनॉमिक्स यहाँ से कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि 2-3 सवाल यहाँ से हर साल पीटी में यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो एनसीईआरटी आपको 12th क्लास की जरूर पढ़ना है, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति और करंट अफेयर्स। करंट से जुड़े हुए जो मुद्दे चल रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में या फिर बोलो इंटरनेशनल रिलेशन में, तो जो करंट से जुड़े हुए मुद्दे हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, वो आपको जरूर अच्छे से समझना है, तभी आप ये काम कर पाओगे। उसके बाद एनवायरमेंट की जो किताब है या एनवायरमेंट के लिए क्या पढ़ें, एनवायरमेंट के लिए दो चीजें आपको जरूर पढ़ना है। एक तो बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है 12th क्लास की, अच्छे से सुनना है, बायोलॉजी की 12th क्लास की एनसीईआरटी में लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें एनवायरमेंट के बारे में बातें की गई हैं। तो वो 5-6 चैप्टर हैं, वो आपको ले लेना है, उसकी प्रिंट आउट निकलवा लो कहीं से या फिर आप एनसीईआरटी खरीद लो बायोलॉजी की, उसके लास्ट में चैप्टर्स हैं। उसके बाद आपको शंकर आईएएस, यदि इंग्लिश मीडियम है तो शंकर आईएएस की आपको बुक ले लेना है, या हिंदी मीडियम है तो दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है, वो आप ले सकते हो एनवायरमेंट के लिए। दृष्टि आईएएस वालों ने एक्चुअली पूरा शंकर आईएएस को ही लगभग कॉपी किया, तो इसलिए ये किताब फिर ठीक हो गई यहाँ पे। उसके बाद साइंस एंड टेक की बात करें तो आपको 6 क्लास से आपको 10th क्लास तक की, यहाँ पे 12th लिख दिया गया, तो आपको 6 से 10th क्लास तक की, याद रखना 6 से 10th क्लास तक की बुक्स को आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। और एक रवि अग्ररी की किताब आती है साइंस की, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में आती है, आप ये बुक ले सकते हो। इतना मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, इतना मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। यदि इतनी चीजें आपने पढ़ ली तो काम हो जाएगा। अब बात आती है सीसेट के लिए क्या करें। तो सीसेट के लिए आपको एक टाटा मैकग्राइल की सीसेट मैनुअल आती है, सीसेट के लिए स्पेशली बुक है, वो आती है, वो ले सकते हो। दूसरी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए एक आरएस अग्रवाल की बुक आती है, ये ले सकते हो। सो ये है हमारी पीटी की पूरी रणनीति। पीटी में हम इतनी चीजें हम पढ़ लें, है ना, आप देखोगे कि आपको हो सकता है कि लग रहा है कि बहुत सारी किताबें, बहुत नहीं है, मैंने बहुत सीमित किताबें जो जरूरी थी वो की। अभी हमारे पास इतना समय भी है कि बड़े आराम से हम इतनी किताबों को परचेज करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लग जाओ आज से। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आपको ये नीचे देख रहे हैं स्क्रॉल में एक नंबर चल रहा है, उसको देख करके कॉल कर लो, या फिर यदि आपका सपना है कि आईएएस बनने का, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, उस गूगल फॉर्म को भर देना है। कमेंट बॉक्स में भी गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, उस गूगल फॉर्म को भर देना है। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और बात करेगी कि किस तरीके से आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।